हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो अभी पटवार भर्ती के सिर्फ कुछ दिन और रह गए हैं और आपके मैं देख रहा था कि लगातार मैसेज आ रहा था कि सर एक वीडियो लेकर आओ, गाइडेंस वीडियो लेकर आए कि लास्ट के दिन में आप किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, इस पर एक वीडियो लेकर आओ। देखो मैं आज एक वीडियो बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक दो वीडियो और लेकर आऊँ जो इससे ही जुड़े रहेंगे। इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। इसको लास्ट का जो एक महीना है ना, उसमें इस जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ज़रूर फॉलो कर लेना। निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में जो मार्क्स आएँगे उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। देखो शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ तो अभी लास्ट टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि 3 तरह के स्टूडेंट्स मैक्सिमम अभी है। पहला तो वो है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है? दूसरे तरह के वो कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी में अभी थोड़ी-सी कमी लग रही है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में कई बार हो रहा है कि कभी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कभी मार्क्स कम भी आ रहे हैं। ज जैसे ही मार्क्स कम आते हैं, थोड़ा-सा डर बैठ जाता है कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ है, अंडर कॉन्फिडेंट है। और तीसरा वो कैंडिडेट है जो सीईटी तो पास कर लिया लेकिन उसके बाद कोई विशेष तैयारी नहीं कर रहे हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं कि सब हो जाएगा और कोई डर नहीं है उनको। अब जो देखो तीसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीईटी तो पास कर लिया लेकिन जो सीरियस तैयारी करनी चाहिए, किसी कारण से तैयारी नहीं है और भगवान भरोसे बैठे हैं, तो देखो अब 1 महीने में तो शायद कुछ विशेष हो नहीं सकता है। फिर आपको भगवान भरोसे रहने चाहिए, भी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जिन्होंने सीईटी पास किया, सीईटी में पास होकर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं, जो सीरियस हैं, जो इन 2 कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट होंगे। उन 2 में भी यहाँ पर फिर भी बहुत कम मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो है, वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, सेकंड कैटेगरी। और मेरे ख्याल से ये वीडियो भी उन विशेष सेकंड कैटेगरी ही जो स्टूडेंट हैं, उन्हीं की डिमांड थी और मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? पहले मैं बात कर लेता हूँ जो इस कैटेगरी में, उनके लिए ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ें बस आपको ध्यान में रखना है। अभी लास्ट टाइम पर आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पर आप अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्सिमम प्रैक्टिस पर फोकस करना है। आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी, हर टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टेस्ट दोगे, उसमें होता क्या है कि लगभग-लगभग आप हर बार 70-80% सवाल आप कर लें, 10-20% ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं आपको जो नए होते हैं आपके लिए भी, वो एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। हर टेस्ट इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं हम भी भई, कुछ सवाल बिल्कुल आपके लिए नए हैं, तो आपको उससे भी घबराना नहीं है। वो 10-20% फैक्ट जो है आपके नोट्स में आप ऐड ऑन करते रहो, तो आपके नॉलेज में नया-नया ऐड ऑन होता रहेगा। तो टेस्ट को मैक्सिमाइज़ योर टेस्ट प्रैक्टिस, अपने टेस्ट प्रैक्टिस को आप मैक्सिमम कर लो विथ डिफरेंट अप्रोच। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। देखो यहाँ पर मान लो हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी जो है क्वालिटी एजुकेशन पर लगभग अपने ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट में 30 टेस्ट दे रखे हैं, ऑफलाइन बुकलेट जारी करी उसमें भी 20-25 टेस्ट। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि लास्ट टाइम पर अब क्योंकि आपको मैक्सिमम टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, 30 दिन में 60 टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो करनी चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम में टेस्ट ही काम आएगा, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप क्वालिटी एजुकेशन से दें, आपको डिफरेंट अप्रोच से आपको टेस्ट देना चाहिए क्योंकि आपकी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है, आप टेस्ट से टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। तो देखो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन अपना टेस्ट बना रहा है, हो सकता है हमारी एक अप्रोच है, हम बहुत सारे हार्ड सवाल या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो हमारा एक अप्रोच है। ज़रूरी नहीं कई बार बोर्ड का एग्ज़ाम है, कुछ अप्रोच थोड़ा-सा डिफरेंट भी हो सकता है, हम जो सवाल बनाते हैं। तो इसमें अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश कीजिए जहाँ पर भी अच्छे लेवल के टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ 1-2 जगह पर अन्य संस्थान से भी आप टेस्ट दें। इससे होगा क्या कि आपको अलग-अलग अप्रोच के टेस्ट देने को मिलेंगे, तो आप अलग-अलग अप्रोच की तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना? तो वो भी आपको देना चाहिए और दूसरा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ी खराब चीज़ हो सकती है, वो नुकसान पहुँचा सकती है। अगर आप लास्ट में ओवर कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा-सा ढील दे दी, तैयारी में थोड़ा-सा कमतर हो गए, किसी और जगह पर ध्यान चला गया, चलो यार आज थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तैयारी तो पूरी हो रखी है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार 1 नंबर, आधा नंबर, 1 सवाल, 2 सवाल भी बहुत भारी पड़ता है ना? अभी लास्ट का जो 1 महीना बचा है ना, उसमें लास्ट का एक-एक लास्ट टाइम तक छोड़ना नहीं है। भले ही पूरी तैयारी हो गई, अच्छे नंबर आ रहे हैं, हर बार आप टेस्ट में टॉप कर रहे हो, लेकिन अभी भी अपने समय का एक-एक मिनट निचोड़ना है। अब आपके पास अगर हो सकता है कि आपके 70% आ रहे हो, 80% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं, लेकिन इस 85% से एक-एक सवाल बढ़ाना, एक-एक नंबर बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, जूझना पड़ता है। वो जूझना, 1 महीना छोड़ना नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा तो हर बार श्योर है, हर टेस्ट सीरीज़ में मेरा तो रैंक टॉप 10 में नंबर आ रहा है, तो भी कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कई बार लक फैक्टर भी काम करता है, ठीक है ना? 5-10 सवाल इधर-उधर हो गए, ऐसे सवाल आ गए जो आपने कभी पढ़े नहीं, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो उन 5-10 सवालों के लिए भी जूझना है अपने को लास्ट टाइम पर, ठीक है? बस मेरे लिए इतनी ही राय है, ज़्यादा राय आपको नहीं दूँगा। बाकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं रहना। अब उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं, जो थोड़ा-सा घबराए हुए हैं, अंडर कॉन्फिडेंट है, थोड़ा-सा डर लग रहा है, टेस्ट में कई बार मार्क्स कम आ रहे हैं, कई बार बराबर आ जाते हैं, कई बार कम आ रहे हैं। उनके लिए ये 30 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो इन 30 दिनों में आपको क्या करना है,
सबसे पहली चीज तो है राइट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना। अगर दिमाग में कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग आ गई, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। अपने को नेगेटिव थिंकिंग के साथ आगे नहीं बढ़ना, अपना एक राइट माइंडसेट के साथ चलना कि कर सकते हैं, और राइट डायरेक्शन में चलना है। ये दोनों चीजें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 30 दिनों में भी अगर आपने सही चीजें कर ली, कुछ चीजें सही कर ली, यहां से भी अपन सिलेक्शन ले सकते हैं, अपने चांस यहां से बन जाएंगे। तो लास्ट में आपको भी देखो, कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है। अगर अब तक पढ़ाई कम भी हुई ना, तो ज्यादा चिंता नहीं कि अगर घबराहट करोगे, कॉन्फिडेंस लूज करोगे, तो उससे नुकसान ही होना। नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि यार अपना तो नहीं होगा, तैयारी ऑटोमेटिक लो हो जाएगी। तो पहली चीज कॉन्फिडेंट रहना। अभी भी 30 दिन है अपने पास, लगभग 30 दिन से थोड़ा सा कम रह गए, पर मान के चलो कि इतने दिन भी काफी काफी कुछ पढ़ रखा है। अब जो है ना, लास्ट में पॉलिशिंग का समय, रिवीजन का समय, उसको अगर सही से कर लिया तो सिलेक्शन अपन ले सकते हैं। देखो क्या करना है उस पर बात करते हैं। लास्ट में अपन को क्या करना है, फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी एंड रिवीजन। बात करते हैं इस पे थोड़ी सी डिटेल में। 3C जो मैंने बताया, ये लास्ट में आपके बहुत काम आने वाले, जो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में काफी बताया। तो 3 चीजें अपने दिमाग में रखनी है, कमिटमेंट, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। एक तो ये कमिटमेंट करके चलना आखिरी 30 दिनों में कि हम, कुछ भी हो जाए, हो सकता है किसी टेस्ट में नंबर कम आए, हो सकता है कई सवाल नहीं आ रहे, लेकिन आपका कमिटमेंट है कि लास्ट टाइम तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम तक आपको डटे रहना है और इस बार सिलेक्शन लेकर जाना है। ये कमिटमेंट दिमाग में लेके, इस बार मेरा कमिटमेंट है कि इस बार मैं, इस साल में इतनी सारी भर्तियां में सिलेक्शन लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं अपनी तैयारी को छोड़ने वाला नहीं हूं। दूसरी चीज है क्लैरिटी। अगर लास्ट टाइम पर देखो, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, इस तरह का कंफ्यूजन आ गया कि इस भर्ती में मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, या मेरे ये नंबर कमजोर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन दिमाग में आ गया, या फिर किस तरह से करूं, क्या करूं, जितना आपको क्लैरिटी रहेगी। कई बार कंफ्यूजन, मैं कई कैंडिडेट के देखता हूं कि यार इसमें तो मेरी थोड़ी सी कम तैयारी है, अगली बार देख लूंगा, अगले एग्जाम में देख लूंगा। इस तरह की अगर कंफ्यूजन रहा ना, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ चीजें आपको करनी है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको, मान लो कि कई छोटी छोटी चीजें आपको कहीं पर जाकर पढ़ना, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं आपको वो चीज लेनी है और आप उसमें डिसीजन में लूँ या नहीं लूँ, खरीदूँ नहीं खरीदूँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें रहती है। आपको कई बार होता है कि हम सेल्फ स्टडी करें या यूट्यूब से पढ़ाई करें, इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। क्लैरिटी, जो करना है वो हर एक चीज आप अपने बेस्ट डिसीजन लेकर वो करिए। कंफ्यूजन में रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा, होगा नहीं। तो जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, उतनी ज्यादा सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरी चीज जो मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है। ठीक है ना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट दो और अपने पे विश्वास रखो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन आखिरी 30 दिनों को जीत लेगा, समझ लो कि वो एग्जाम भी जीत लेगा। ये आखिरी के 30 दिन, कई बार होता है ना, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, अपने तैयारी का लेवल बढ़ता जाता है। हमें पता है कि एग्जाम अभी 5 महीने बाद है, 6 महीने, तो हम थोड़े से लो लेवल पे तैयारी करते हैं। लेकिन जब से हमें पता चलता है कि एग्जाम में अब 2 महीने और 1 महीने बचे, हमारा ऑटोमेटिक लेवल बढ़ जाता है। हम 1 महीने में उतना पढ़ते हैं जितना हम 1 साल में पढ़ते हैं ना, उतना 1 महीने में लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं। जबकि पूरा कोर्स पढ़ने को हमें साल भर लगता है। तो ये 30 दिन समझना, अभी तक आपने कम भी पढ़ा ना, 30 दिन में सब तैयारी हो जाएगी। तो अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक माइंडसेट रूल आपको याद रखना है, खुद से आपको रोज कहना है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। डाउट्स किसी तरह के नहीं रखने, क्लैरिटी रखनी है पूरी, और एक्शन पे काम लेना। कई बार क्या होता है, जब डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, तो हम एक्शन नहीं ले पाते, पढ़ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, उसी कंफ्यूजन में दिन निकल जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतनी ज्यादा आपके पास बेहतर रिजल्ट मिलकर यहाँ पर आएंगे। अब थोड़ी सी एग्जाम पर बात कर लेते हैं। देखो ये आपने सारा देख लिया होगा, परीक्षा की स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम, ये सब आपने देख रखा होगा। मैं एक बार वापस बस आपको बता रहा हूँ। देखो अपने 5 यहाँ पर पार्ट है। एक इसको इंडिया जीके और साइंस मान लो, फिर ये राजस्थान जीके हो गया, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर। सबका अपने पास वेटेज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितने आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे, अपन क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। देखो इंडिया जीके और साइंस की बात करें तो 38 सवाल यहाँ पर आने वाले। विजेंद्र सर ने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे 7-7 सवाल, साइंस से 7 सवाल, करंट अफेयर से 10 सवाल आए। इस तरह से यहाँ पर 38 सवाल बने हुए हैं। राजस्थान जीके में आपको बता दें, राजस्थान जीके में कहाँ सवाल आए, ज्योग्राफी लिखा हुआ है लेकिन सिलेबस में डिटेल में दिया हुआ ही नहीं है। फिर भी ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल नहीं पूछे थे, दो तीन सवाल ही आ रहे थे। ज्योग्राफी की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना, 2-3 सवाल यहाँ पर आना है। ज्यादातर सवाल जो आया था हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी यहाँ से आए थे, है ना, तो यहाँ आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश और हिंदी, तो आपने देखा होगा 22 सवाल में से 12 सवाल हिंदी से आ रहे हैं, 10 सवाल इंग्लिश से आ रहे हैं। रीजनिंग और मैथ्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, 45 क्वेश्चंस का वेटेज है। और सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा आधार बनेगा ना, वो भी यही बनेगा। अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि किस तरह से इनको प्रायोरिटी करके अपने को पढ़ना है। 45 में से पिछली बार अगर मैं बात करूं चारों शीट में, तो लगभग 28 सवाल रीजनिंग से आए थे, है ना।
यहाँ पर देखो, यहाँ और 17 के आसपास सवाल जो बन रहे थे वो मैथ्स के बन रहे थे, यानी रीजनिंग के सवाल ज्यादा है, मैथ्स के सवाल थोड़े से कम है तुलनात्मक रूप से। लेकिन फिर भी अपन को मान के चलना है कि इस बार अगर थोड़ा सा चेंज भी हुआ तो भी लगभग लगभग ये यहाँ रहेगा 20 + 25 का हो सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि 25 भी मैथ्स का हो जाए, 20 रीजनिंग का हो जाए। लेकिन जो पिछला पैटर्न रहा उसमें रीजनिंग के ज्यादा है, मैथ्स के कम सवाल आए। हो सकता है इस बार भी इस तरह का पैटर्न हो, लेकिन फिर भी अपन को तैयार रहना है कि अगर उल्टा भी हो जाए, 25 सवाल यहाँ पर मैथ्स से आ जाए, रीजनिंग से 20 सवाल ही पूछे, तो भी मैथ्स को भी अपन को इस तरह से तैयार रखना है। ऐसा नहीं हो कि अपन रीजनिंग के भरोसे चले जाए, मैथ्स को छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है अपने को। कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई चांस नहीं लेना। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर, उसमें 15 सवाल आते हैं और ये बहुत मतलब कम सिलेबस में है। ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, और बहुत कम सिलेबस में अपन इन सवालों को कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 3 चीजों की जो लास्ट टाइम पर अपने को करनी है: हार्ड वर्क, स्मार्ट स्टडी एंड रिवीजन। मैं स्मार्ट स्टडी में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से सब्जेक्ट को अपने को प्रायोरिटी देनी है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी, किसको कम देनी है। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस हार्ड वर्क के बारे में। मैं हार्ड वर्क की भी बात कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन उसमें भी मेहनत करनी है, तभी हम बाकी से आगे निकल पाएंगे। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। दोनों चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपने ये आपको इसको आपने इसमें बदल दिया है, ठीक है ना, ये हो गया स्मार्ट वर्क। लेकिन इसको अगर लंबी दूरी तक ले जाना है ना तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये तो होगा कि आपने स्मार्ट वर्क किया तो रोलिंग फॉर्म में बना दिया, ठीक है। तो ये चीजें बता रहा हूं। अभी आपको लास्ट के जो 30 दिन है ना, मिनिमम 10 से 12 घंटे, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। लास्ट टाइम पे कोई जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उन सब के लिए भी कह रहा हूँ। कुछ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है, तो 1 महीना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा भाई। लास्ट के 1 महीना तो मिनिमम 10 से 12 घंटे आपको निकालने, इससे ज्यादा निकाल सकते हैं, 13 घंटे 14 घंटे वो आपको करना है। उससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 6-7 घंटा का रेस्ट बहुत जरूरी है। दिमाग को चार्ज नहीं करेंगे तो 10-12 घंटे आप भले ही निकाल लो, उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट बहुत जरूरी है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं और 12 घंटे का आउटपुट आ रहा है तो वो काम का है। आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट 6-7 घंटे का आ रहा है, वो काम का नहीं है। इसलिए अपने को जितना अपनी क्षमता है उतनी अपने को पढ़ना है। इसके अलावा एक प्रॉपर स्टडी प्लान लेकर पढ़ना है। अगर स्टडी प्लान जो है वो अगर अपने प्रॉपर सेट नहीं किया तो उसको प्रॉपर कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना काम होगा नहीं। और सेट प्रॉपर टाइम टेबल और रूटीन ये बना करिए, डिसिप्लिन से इसको काम करना। मैं इस पर 2 वीडियो, मैंने आपको बोला था मैं इस पर 2 वीडियो कर लेगा, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बताऊंगा मैं किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक्स पर आपको विशेष ध्यान देना है, किसका कितना वेटेज आ रहा है, किससे कितने सवाल आ रहे हैं, है ना। मैं इस पर भी एक डिटेल में वीडियो लेकर आना हूँ। और एक वीडियो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करें, अपना रूटीन सेट करें, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक आदर्श टाइम टेबल क्या हो सकता है, दिनचर्या कैसे हो सकती है, किस समय पर आपको कौन सा सब्जेक्ट पर पढ़ना चाहिए, उस पर भी हम थोड़ा सा और नेक्स्ट में डिटेल में और बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हार्डवर्क वाला। अब थोड़ा सा बात करते हैं आपका स्मार्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि अभी क्योंकि लास्ट समय है तो हर सब्जेक्ट को अपने को बराबर टाइम नहीं देना है। हर सब्जेक्ट का वेटेज अलग है, हर सब्जेक्ट की लेंथ अलग है। कोई सब्जेक्ट में वेटेज कम हो सकता है लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किया। थोड़ा सा आगे पीछे आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपने कितना सब्जेक्ट कौन सा उसमें टाइम दे दिया, कितना पढ़ लिया, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सबके लिए, जनरल एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मेरे हिसाब से जो अभी आपको लास्ट टाइम पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए वो है मैथ्स और रीजनिंग। ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है जो लास्ट टाइम तक आपको प्रैक्टिस करते रहना और सबसे ज्यादा कोई फर्क डालेगा इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए, वो यही सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग वाला जो दिया। क्यों? एक तो रीजन ये है कि यहाँ पर 45 सवाल यहाँ से आने वाले हैं। अब 45 देखो, 150 में से 45 सवाल यहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जिनकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी होंगी ना, वो यहाँ से 40 प्लस का मतलब 41, 42, 43, 44 और 45 के 45 सवाल भी यहाँ से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और मैथ्स में ऐसा लाया जा सकता है, और मैथ्स ही है जो आपकी रैंक भी डिसाइड करेगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने 2013 में पटवार एग्जाम टॉप किया था, फर्स्ट रैंक मेरे आई थी, और उसमें सबसे बड़ा रोल भी था ना वो मैथ्स का ही था। मैथ्स उसमें केवल मैथ्स आती थी, सब्जेक्टिव मैथ्स, हिंदी, राजस्थान जी के रहते थे। तो मैथ्स में 49 आउट ऑफ 50, ये एक ही सब्जेक्ट था जो सीधा फर्स्ट रैंक पर लेकर आ गया। ये मैथ्स और रीजनिंग में पॉसिबल है कि आप 45 में से 45 भी कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान जीके में, इंडिया जीके में ये इतना, क्योंकि इतना वाइड होता है, वहां पॉसिबल नहीं होता कि आप सारे सवाल की गारंटी ले ले, श्योरिटी ले ले। कई बार लक किसी कैंडिडेट के साथ काम कर जाए कि आपको 23 में से 27-28 आ रहे हो, 2-3 आपने किया, वो सही हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन सारे से सारे कर ले, वो कोई गारंटी इसकी नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने के बाद
आप बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद एक एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, जिनकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, वो तो ये कोशिश करें कि आपको 40 प्लस लाना है, 40 से आपको 45 तक का आपका टारगेट रखना है। लेकिन जिनके मैथ्स नहीं है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, वो क्या करें? वहाँ सबसे मैं आपको बताता हूँ, देखो आप अगर आप ये सोच के कि मुझे तो मैथ्स आती नहीं, मैं मैथ्स छोड़ के चला जाता हूँ और मुझे पटवारी में सिलेक्शन होना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी राजस्थान जीके कितनी भी अच्छी हो, आपकी इंडिया जीके कितनी भी अच्छी हो, आपकी हिंदी कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो आप मार्जिन यहाँ ले सकते हैं ना, वो इतना नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप पूरा छोड़कर नहीं जाना है। मान लो कि अगर 17, 18, 20 सवाल भी आ रहे हैं, कोशिश करना है कि 50% सवाल तो करके ही आना है। तो बेसिक मैथ्स आप सीख लेना। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, उससे पढ़ना। क्वालिटी एजुकेशन पर भी मैंने पदम सर को बोला है कि लास्ट टाइम पर वो आपको सारी जो भी टॉपिक्स हैं उनकी मैराथन क्लास करवा देंगे। आप तो उनकी क्लास भी अच्छे से देख लोगे ना, तो भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उनके खास बात ये है कि वो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। तो जिनको मैथ्स बैकग्राउंड है उनको तो लगता है कि इतना बेसिक से बिल्कुल आसान से क्यों पढ़ा रहे, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड है उनको वो बहुत अच्छे लगेंगे। आप उनका पढ़ना, आपको यहाँ से मैथ्स का काफी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई कहता है कि जैसे अगर आप मैथ्स में 50% भी कर पा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ बढ़ानी पड़ेगी राजस्थान जीके में और इंडिया जीके में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट टाइम भी अब लास्ट टाइम पर देना है ना, आप कोशिश कीजिए जब तक आप 40 प्लस नहीं कर पा रहे हैं इसमें, तब तक आप इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे ख्याल से आप लास्ट टाइम पर आपको इसमें प्रैक्टिस में खूब टाइम देना चाहिए। उसके बाद आता है, आप प्रायोरिटी में टाइम दे सकते हैं हिंदी में। कोई कहता है मेरा हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर 8-9 नंबर आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप उसमें 10 से 11 नंबर का आप टारगेट रखिए, ठीक है ना। 12, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे सब्जेक्ट है, हिंदी इजी सब्जेक्ट मानता हूँ मैं। राजस्थान में जो भी अभ्यर्थी तैयारी करें उनके लिए हिंदी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। हिंदी में एक एक शब्द को रट लीजिए, जो रटने वाले हैं, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ये जो भी है ना वो सब रटने वाले हैं, उनको आप रट लीजिए, ठीक है। संधि समास भी ऐसे शब्द है जो भी रटने वाले हैं, उनको भी रट लीजिए आप। तो हिंदी ऐसा है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, किसी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। फिर उसके बाद मैंने तीसरी प्रायोरिटी पर रखा भी, आप उसके बाद राजस्थान जी को दे सकते हैं। रीजन ये है कि वेटेज काफी ज्यादा है, पर राजस्थान जी के में आप राजस्थान के कैंडिडेट, तो राजस्थान में आपने काफी कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अब आपको बस थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी इस पर पढ़नी है, अपने शॉर्ट नोट्स है तो उसको रिवाइज करना है, ताकि इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। कंप्यूटर, उसके बाद आप कंप्यूटर को ले सकते हैं। कंप्यूटर में क्योंकि सवाल 15 यहाँ पर आने वाले हैं, छोटा सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको टाइम दे सकते हैं। मैंने इसको इसलिए बात रखा क्योंकि इसका ये लेंथ ही बहुत है, तो थोड़ा तो एक बार रिवीजन में भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा, इसलिए इसको आप थोड़ा सा अपर टाइम रखें, इसको रिवीजन जरूर कर लेना। ऐसा नहीं है कि राजस्थान जी के तो पढ़ा हुआ आप रिवीजन में टाइम नहीं दो और कई इजी सवाल भी आपसे छूट जाए। इंग्लिश, देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश साथ में आने वाले, टोटल 22 सवाल है। तो पिछली बार क्योंकि 10 सवाल आए थे, इसलिए मैंने भी यहाँ पर 10 सवाल लिखे कि लगभग लगभग 10 सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसमें देखो 5 सवाल तो पैसेज से आएंगे, 5 सवाल तो पैसेज से आएंगे। पैसेज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप 5 सवाल सही कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। जो पीछे 5 सवाल बचे हैं वो इडियम से या फिर आप एंटोनिम, सिनोनिम, ये ऐसे होते हैं जिनमें कितना ही पढ़ लें कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते मेरे से आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक जरूर पढ़ लेना। अगर इजी आ गया तो आप कर लेंगे, हार्ड आए तो वो बहुत मुश्किल होता है, किसी से होता नहीं है। इसलिए इंग्लिश में उन सारे शब्दों को रटने के लिए लंबी पोथी नहीं खोलनी अपने को, मैं सारे रट के चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम अपने को वेस्ट इसमें नहीं करना है, ठीक है ना। आप सिर्फ इसकी लास्ट टाइम पर जो टेस्ट प्रैक्टिस आती है उसमें आ रहे हैं ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इंडिया जीके और साइंस को मैंने बहुत लास्ट में रखा है। अब इसमें लास्ट में क्यों रखा है वो आप अब देखो, ये तो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप में से बाकी सब लोगों ने, आप में से अगर बाकी ये सारे सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप इसको पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं। मैंने तो जनरल वे में ये सारी प्रायोरिटी दी है। अब इंडिया जीके और साइंस, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, फिर ये साइंस, जनरल साइंस, सबके बहुत वाइड सिलेबस है और सवाल आने वाले हैं सभी सब्जेक्ट से साथ साथ। तो अब इतना वाइड सिलेबस को पढ़ने के लिए या रिवाइज करने के लिए भी पूरा 1 महीना इसी में निकल जाएगा। तो ऐसा मत कर देना कि इंडिया जी के बहुत वाइड सिलेबस है, हमें तो पूरा डिटेल में पढ़ना है, आपका 1 महीना ऐसे चले जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उसमें आपको जो टाइम है, प्रायोरिटी भी मैं इसको लास्ट में, इसमें अब आप क्योंकि रिवीजन का टाइम है लास्ट में, तो सिर्फ रिवीजन जैसा कीजिए, टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ना आ गया ना उतना ठीक है। आप बहुत ज्यादा पढ़ भी लेंगे ना तो अभी कोई 5-6 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। ये राजस्थान जीके और इंडिया जीके कैसा सब्जेक्ट है वो मैं बता देता हूँ। आप इसमें
इतना वाइड है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर की गुंजाइश नहीं है। सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल इनका नहीं रहेगा, क्योंकि जो बहुत इंटेलिजेंट कैंडिडेट होगा ना, वो भी आप मान के चलिए पेपर के ऊपर डिपेंड, 38 सवाल आएगा तो वो भी 25 से 30 के बीच में रेंज ही रहना, और उसने कितनी भी मेहनत कर ली इससे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। और जो बहुत कमज़ोर विद्यार्थी भी होगा, वो अगर 30 नंबर ला रहा है तो 25 या 20 सवाल तो वो भी दिया गया, 10-12 का अंतर रहेगा, लेकिन यहाँ अंतर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, ये जो बाकी सब्जेक्ट है इसमें अंतर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा टाइम देना, एक-एक सब्जेक्ट को सारा पढ़ना, वो इतना वर्थ आपके लिए नहीं रहने वाला है। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट को। बाकी आपकी तैयारी के हिसाब से आप थोड़ा-सा आगे-पीछे कर सकते हो कि मेरी तैयारी ऐसी है, जैसे आपने मान लो मैथ्स, रीजनिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और आपके अगर राजस्थान जीके पढ़ना तो आप इसको थोड़ा-सा ऊपर ला सकते हैं, आप अपने अनुसार थोड़ा-सा सेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट स्टडी मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, मैं हमेशा बताता हूँ, फॉलो 80-20 रूल। ये 80-20 रूल क्या है? मैंने लिखा सब कुछ नहीं पढ़ना है, अब लास्ट टाइम चल रहा है तो अब वापस पूरी-पूरी किताबें या पूरा-पूरा सिलेबस ज़रूरी नहीं है। 80-20 रूल क्या कहता है? एक सिंपल सी चीज़ जो कहता है कि हर जगह यहाँ पर 80-20 रूल्स हम लागू कर सकते हैं। है ना? 20% आप देखोगे इतने सारे कैंडिडेट्स जो है तैयारी कर रहे हैं, उसमें 20% कैंडिडेट होंगे जो वास्तव में बहुत सीरियस होंगे और बहुत सीरियस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। वो 20% कैंडिडेट ही फ़र्क ला रहा है। इसी तरह से आपके सिलेबस में भी ऐसा है, 20% चीज़ें ऐसी होगी जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आने के चांस होंगे, 80% ऐसा है जहाँ पर सिर्फ 20% सवाल आएँगे और 20% चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर 80% सवाल आएँगे। ठीक है? आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है? तो हर कोई 20 पढ़ लेगा। देखो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके सवाल कितने आने हैं परीक्षा में? 150 ही आने हैं। ठीक है? मैं तो 20% की बात कर रहा हूँ, आपके सवाल 150 आने हैं वहाँ। आपकी पूरी किताब में या आपके पूरे जो नोट्स में, उसमें से मैं अगर आपको बता दूँ ये 150 सवाल ये रहे, ये फैक्ट्स हैं जहाँ से 150 पढ़ना आपको, बस ये 150 पढ़ो, ये परीक्षा में आएँगे। मुझे बताओ वो 150 पूरे नोट्स में से कितने परसेंट होंगे? 1% भी नहीं होगा। तो एक्चुअल में तो परीक्षा में तो 1% भी नहीं आना है। ठीक है ना? तो अपने को फ़ोकस वहाँ करना है कि वो कौन से 20% टॉपिक्स हैं, वो कौन से 20% अपना जो सवाल है जहाँ से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपका सबसे ज़्यादा फ़ोकस वही होना चाहिए। अब वो कैसे पता करें? तो वो आएगा आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा, आपके अभ्यास से आएगा, आपकी मेहनत से आएगा। जो भी टेस्ट प्रैक्टिस देखिए, एक तो मैंने लिखा सब कुछ नहीं पढ़ना, लास्ट टाइम तो वैसे भी सब कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, अगर आपने पूरे अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका तो आपने वैसे भी 100% सिलेबस का 20% 30% कर दिया है, लास्ट टाइम पे वो 20% ही पढ़ना है। इसके अलावा आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं उतने टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट में होता क्या है, अगर आप कोई एक्सपर्ट टीम अगर टेस्ट बना रही है, वो सारे पीवाईक्यू एनालिसिस होता है कि पिछले सालों के प्रश्न कैसे आए हुए हैं, अधीनस्थ बोर्ड परीक्षा पेपर बना रहा है तो उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें जैसे अपने यहाँ पर जो भी टेस्ट बनता है वो सारा एनालिसिस होकर बनता है, उससे पूरा पता चलता है कि कौन से सवाल आ सकते हैं, कौन से सवाल नहीं आ सकते हैं, किस तरह से। तो उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बिल्कुल जो सवाल परीक्षा में आने लायक होंगे उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आप देखोगे कई बार जब परीक्षा होता है तो उस टेस्ट सेम जैसे टेस्ट में सवाल होते हैं वैसे ही सवाल वहां पर रिपीट होते हैं, उन पर अब लास्ट टाइम पर फोकस करना है। तो आप 20% चीजें पढ़कर भी 80% मार्क्स वहां से ला सकते हैं, इस पर आपको करना है। और लास्ट में मैंने लिखा लिमिट योर रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा इतनी सारी चीज़ों का इकट्ठा करके नहीं पढ़ना। अब लास्ट टाइम पे लगता है ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये छूट रहा, वो छूट रहा। नहीं, आपने जो पढ़ लिया ना, उसको रिवीजन पर ज़्यादा टाइम देना, टेस्ट प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना। ये वीडियो भी देख लेते हैं, वो वीडियो भी देख लेते हैं, ये एक बार और कर लेते हैं, ये बुक और मार्केट में नहीं। जितना आपके पास सोर्स लिमिट रहेगा, उतने सिलेक्शन के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? और रिवीजन देखो, अब लास्ट टाइम ही है, वैसे तो पूरा जो टाइम ही है वो पूरा डेडिकेट ही आपको रिवीजन पर करना है। कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए तो उनको फटाफट कंप्लीट कीजिए और जो अभी तक पढ़ा है ना उसको रिवीजन पर आप डालिए, क्योंकि आप नया पढ़ना, जितना आप नया पढ़ के सवाल गेन आप सही कर पाएंगे ना, उतना आप रिवीजन करके उससे ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया, जो पिछले 6 महीने में पढ़ा है, रिवीजन सही से नहीं हुआ, आप कितने सवाल ऐसे हैं जो आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगे। रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, मुश्किल से 20% टाइम में आप सारा रिवीजन कर सकते हो। 20% टाइम में आप है ना 80% सिलेबस आप रिवीजन कर पाओगे। तो अब 80% सवाल तो उस रिवीजन से काम आएगा। और अगर आप नया पढ़ोगे ना तो 80% टाइम चला जाएगा और 20% मार्क्स का ही तैयार होगा। वही 80-20 वाला रूल यहाँ पर हो गया। तो अपने को 20% टाइम रिवीजन को भी देना है और 80% कवर अब वापस उसी से होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है दिमाग से निकल जाए। तो रिवीजन जरूर कर लेना, भले ही आप 4 टॉपिक छूट रहे हो, नए नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन जो पढ़ा है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग होता है कि अगर आपने 1 महीने 2 महीने चीजों को नहीं पढ़ी तो बिल्कुल भूल ही जाता है, ठीक है? और रिवीजन का जो मैंने कहा असली रिवीजन यहीं से होगा, वो है मैक्सिमम टेस्ट प्रैक्टिस।
रिवीजन का सबसे आसान तरीका यही है, जैसे अब आपको मान लो कि पूरी राजस्थान जीके पढ़नी है या इंडिया जीके पढ़नी, अब पूरी किताब आप पढ़ रहे हैं या नोट्स पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप एक टेस्ट दीजिए। आपने एक टेस्ट दिया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, या फिर आपने पूरा टेस्ट भी दिया, इससे आपको ये पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि टोटल सवाल यहाँ पर राजस्थान जीके के मान लीजिए कि यहाँ पर अपने पास 20 सवाल आए, उस 20 में से आपने 15 सवाल कर लिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा हर टेस्ट में आप 15 सवाल कर रहे हैं। या फिर मान लो कोई राजस्थान जीके का टेस्ट ये 100 में से आपने 70 सवाल कर लिए, तो आपको ये तो पता है कि ये 70 सवाल वाले ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे कोई से भी पूछ लो मुझे आता है, लेकिन 30 सवाल जो आपको नहीं आ रहे हैं, आपको केवल उन टॉपिक्स पर फोकस करना है कि ये कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, तो बस आपको उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो मैक्सिमम जितनी ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, उससे से एक तो जो सवाल आते हैं आपको वो आपको पता चल जाएगा, आपको इससे रिवीजन हो रहा है कि हाँ मुझसे ये हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो आपको वापस पढ़ना है, केवल उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो असली रिवीजन लास्ट में सबसे बढ़िया तरीका होता है वो टेस्ट प्रैक्टिस का ही होता है। टेस्ट प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा भाई किस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपकी कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके टॉपिक कौन से स्ट्रांग है, वो आपको पता चलता है। और आप जो पढ़ रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ये सारी चीजें पता चलती है। इसलिए लास्ट टाइम पर बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट जरूर दें। टेस्ट मेक्स यू बेस्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको जो बेस्ट बनाएगा वो टेस्ट ही, इसलिए जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब देखो क्वालिटी एजुकेशन द्वारा आपके लिए क्या हेल्प है, एक तो ये ऑनलाइन टेस्ट जिन्होंने भी ले रखे हैं, मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स ले रखे हैं लेकिन टेस्ट रेगुलर नहीं दे रहे हैं। टेस्ट रेगुलर देना है, अब लास्ट टाइम आ गया, अब नहीं दोगे तो अब कब दोगे। जितने ज्यादा, मैं हर बार ये कहता हूँ लास्ट टाइम जब 5 दिन 10 दिन बचता हूँ ना, तब तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़कर चले जाओ, टेस्ट नहीं दे रहा, अभी तो टाइम है, टेस्ट देना है। 20 टेस्ट टोटल हमने दिए थे, उसको भी बढ़ाकर हमने 30 टेस्ट कर दिए थे। 5 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज बढ़ा दिए थे आपके लिए, जिसमें सब जैसे मैंने कहा ना राजस्थान जीके, केवल राजस्थान जीके के 150 सवाल आ गए, इंडिया जीके के 150 सवाल आ गए, केवल मैथ्स रीजनिंग के सवाल आ गए, तो 5 तो सब्जेक्ट वाइज दे दिए हमने ताकि आपकी सब्जेक्ट वाइज तैयारी हो जाए। 5 फुल लेंथ हमने ऐड कर दिया, तो 30 टेस्ट हो गए हैं। और प्राइस हमने बढ़ा ही नहीं है, वही प्राइस रखी है 299, उसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं परचेज किया वो तो परचेज करके इन टेस्ट को जरूर दे लेना। लास्ट के 30 दिन में मैं तो कह रहा हूँ कि 60 टेस्ट का आपको टारगेट लेकर चलना है। 60 टेस्ट का मतलब कितना होता है, 60 टेस्ट का मतलब होता है कि आप 9000 सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे, विद व्याख्या करेंगे, तो आप उसको 2 गुना 3 गुना कर लीजिए। अगर 18,000 20,000 आप फैक्ट्स पढ़ेंगे, उससे बाहर कोई विशेष ज्यादा जाना नहीं है, पर मेन चीज है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि 4,500 प्रश्न तो अपने द्वारा इस टेस्ट में मिल रहे हैं। 4,500 प्रश्न आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, और अगर उसमें जो व्याख्या है उसके फैक्ट्स भी जोड़ दो तो 9,000 से ज्यादा फैक्ट्स तो केवल आप सवाल तो आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही थी, क्वालिफिकेशन की एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से बिल्कुल अलग है, आप सबकी डिमांड भी आ रही थी। हमने पहली बार ऐसा किया, एक नवाचार, इसको ऑफलाइन रूप में सभी कैंडिडेट्स को देने के लिए बुकलेट रूप में भी निकाल दिया है। तो ये बुकलेट के रूप में ये मार्केट में भी आ गई है। टोटल 15 टेस्ट अभी हमने अवेलेबल करा दिए, ये सारे जो है टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो आपको टॉपिक वाइज मजबूत करना हो तो ये आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा संजीव प्रकाशन के द्वारा जो क्वालिफिकेशन की निकलती है फुल लेंथ, हमने 10 टेस्ट वहां पर भी दे दिए। तो टोटल आप फुल लेंथ लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, टोटल 25 टेस्ट। ये अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी, ओएमआर शीट मैंने स्पेशली इसमें जैसा एग्जाम में ओएमआर मिलती है वैसे की वैसे 15 ओएमआर भी इसके साथ दे दिए, ताकि बिल्कुल आप एग्जाम जैसे माहौल में तैयारी कर सकते हो। मार्केट में लगभग हर बुक स्टोर पर आपको उपलब्ध है, आप अपने आसपास कहीं भी बुक स्टोर पर जाइए, नहीं हो तो उनको बोलिए, वो 2-3 दिन के अंदर अंदर वहां पर पहुंचा देंगे। ऑनलाइन भी अवेलेबल है पर, लेकिन मैं ऑनलाइन इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको 5-7 दिन वेट करना पड़ सकता है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं लगभग, क्योंकि जो गाँव से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, शहरों में तो आसपास दुकानों में जाते, गाँव से ऑर्डर आते हैं, गाँव में पोस्ट ऑफिस ही पहुंचा पाता है, और पोस्ट ऑफिस की सर्विस में आपको पता है 5 से 7 दिन लग जाता है। तो आप 5 से 7 दिन वेट कर सकते हैं, तब तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करें। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में जाकर आप बुक स्टोर से ये बुक जो है आप ले लो। 3 बुकलेट दी है हमने, पेपर के रूप में 3 बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वॉल्यूम बनाए, उन तीनों की एक साथ व्याख्या एक बुक के रूप में आपको दे दी है, और उसके साथ ही 15 ओएमआर शीट आपको इसमें दे दी है। तो लास्ट टाइम अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए तो ऑफलाइन मोड में भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा एक जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने ऐप पे डेली फ्री टेस्ट आता है, ये फ्री है सभी के लिए। 1300 से ज्यादा टेस्ट आ चुके हैं, है ना, और लगभग आप यहाँ पर हर टेस्ट में 20 सवाल आते हैं, तो लगभग 26,000 से ज्यादा के आसपास सवाल यहाँ पर टोटल अपने पास आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों के भी आप बिल्कुल फ्री है, सबके लिए फ्री है, इन प्रश्नों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। पटवारी में जो आता है वो सारे के सारे, जैसे आप देखो हिंदी है, कंप्यूटर है, डे वाइज हमने सेट कर रखा, हिंदी, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सारे जो पटवारी में आते हैं
वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये तो मस्ट है, आप जितने आपके पास अगर टेस्ट खत्म हो गए हैं ऑनलाइन टेस्ट, तो इनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन का सब्जेक्ट वाइज कोर्स, आप सबकी जो डिमांड थी कि सर सब्जेक्ट वाइज भी दे दो, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, वो भी हमने करा दिया। मुश्किल से 200 रुपये या 300 रुपये के कुछ कोर्स हैं, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपको लगे कि ये थोड़ा सा वीक है मेरा, उसमें तैयारी करनी, तो पूरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से लेकर 200 या 300 का लेकर आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी कूपन कोड यूज कीजिए, प्लस एक नया फीचर और दिया है कॉइन्स का। मैं तो कहूँगा कि आप उसका भी यूज करें। आप जितने भी कैंडिडेट्स को, नए कैंडिडेट्स को आप जब ऐप रेफर करते हैं, आपको 10 कॉइन्स मिलते हैं। अगर आपने मान लो 10 लोगों को रेफर कर दिया तो 100 कॉइन्स तो ये मिल जाएंगे आपको, लगभग फ्री मिल जाएगा। आपको सिर्फ 10% पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कूपन कोड लगाया 200 रुपये का था, मुश्किल से 16-17 रुपये में आपको ये कोर्स मिल सकता है। जैसे हिंदी का कोर्स, एक हिंदी का कोर्स मात्र 200 रुपये में 199 का है, कूपन कोड लगाएंगे 160 रुपये का हो जाएगा। और आपके पास यदि कॉइन्स हैं तो ये 10% पे करना है, यानी सिर्फ 16 रुपये पे करना है, आपको हिंदी का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आपको करना है क्या, क्वालिटी एजुकेशन ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो अब तो बहुत ऐसा हो गया कि बहुत ईजिली आप कोई भी कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। इसके अलावा अब लास्ट टाइम चल रहा, लास्ट टाइम पर आपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लास भी आपको मिलने वाली। इंडिया जीके के सभी सब्जेक्ट, साइंस के, राजस्थान जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इन सब की आपको अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लास्ट टाइम पर जो एमसीक्यू क्लास होती है ना, एक तो होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट, वो जरूर कर लेना, बहुत काम आएगा। होता है क्या है, देखो अपन जैसे हम थ्योरी बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जा रही, जैसे 10वीं 12वीं में हमें एग्जाम में लिखना होता है वैसे नहीं पूछे जा रहे, एग्जाम आ रहे हैं एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कई बार हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया तो हमें याद ही नहीं रहता, या 3 फैक्ट्स एक साथ दे दिए, 2 हम कर पा रहे, तीसरा नहीं कर पा रहे, तो कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर पेपर एमसीक्यू आ रहा है तो हमें प्रैक्टिस भी एमसीक्यू की जरूर कर लेनी चाहिए, कि थोड़ा सा भी सवाल अगर इधर उधर घुमा कर दिए तो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस पर टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। और लास्ट टाइम पर जैसे हम थ्योरी वाला भी हो जाएगा और एमसीक्यू वाला है, तो एक बार जरूर रिवीजन के तौर पर, ये शॉर्ट टाइम है, जो मैराथन क्लास है ये शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन करा देगी, तो उनको भी जरूर देख लेना। और इसकी सारी जो पीडीएफ है, अपने जो क्वालिटी एजुकेशन आरएस का टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हैं। ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको भी आप एक बार ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको बहुत सारा जो मैटर मिल रहा है वो भी परीक्षा के लिए बहुत काम का है, और जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है वो सारी की सारी इस टेलीग्राम चैनल पर अपने को मिल जाएगी। अब मेरी तरफ से फाइनल टिप्स है आप सबके लिए, है ना, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए दोनों बहुत जरूरी है। आपका तन और मन ये दोनों सही रहेगा ना, तभी आप बड़ी जंग जीत सकते हैं। तो तन और मन दोनों को सही रखना है। करना क्या है, देखो लास्ट में घबराना नहीं है, अपने को पैनिक नहीं होना है, कूल और काम रहना। जितना आप कूल और काम रह पाएंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रह पाएंगे, उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बस सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि अपनी डेली रूटीन में 15-20 मिनट का मेडिटेशन को जरूर जोड़िए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपके माइंड को सही करेगा, नेगेटिव विचारों से बचाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपके, अगर माइंड सही रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी तो आपने खूब पहले पढ़ी होगी, वो भी सही टाइम पर याद भी आ जाती है। दिमाग में जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जितना ज़्यादा कचरा, जितना ज़्यादा लोड होता है ना, आप देखोगे कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीज़ें अगर भर देंगे ना, वो भी हैंग होने लग जाएगा। मेडिटेशन डीक्लटर करता है, दिमाग को साफ करता है, दिमाग का जो कचरा होता है, गंदगी होता है, उसको साफ करता है, तो दिमाग तेज चलने लग जाएगा, है ना। दिमाग में ग्रीस का काम करता है, जैसे पंखे में ग्रीस खत्म हो जाता है, पंखा आवाज़ करने लग जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, दिमाग भी इसी तरह से हो जाएगा जल्दी गर्म होने लग जाएगा, ये दिमाग को ठंडा रखता है। दिन में कुछ मिनट खुद से बात करनी है, खुद को मोटिवेट करता रहना कि यस आई कैन डू इट। कम से कम 6-7 घंटे नींद जरूर लेनी है अपने को, क्योंकि थका हुआ दिमाग फोकस नहीं कर सकता है। दिमाग को चार्ज करना बहुत जरूरी है। दिमाग, हमारा जो दिमाग का चार्जर है वो नींद है। नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मुझे तो सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ और मुझे 15 घंटे पढ़ना है, कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। नींद 6-7 घंटे लेनी है, भले ही 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको नींद प्रॉपर रखनी, नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए बचा है, अब कुछ टाइम सोशल मीडिया, आईपीएल चल रहा है, छोड़ दीजिए। और भी कोई भी अदर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज है, सोना बाबू, इन सबको साइड में रख दीजिए। 30 दिन कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अपना लाइफ, अपना करियर अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। तैयारी के साथ साथ पूरे दिन भर बैठे रहना एक चेयर पे, लाइब्रेरी, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा मूवमेंट होना बहुत जरूरी है ना। हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, गर्मी का टाइम चल रहा है, तो पढ़ने के साथ साथ, जैसे अगर आप 12 घंटे लंबा, तो लगातार मत बैठिए आप।
जैसे एक पोमोडोरो टेक्निक में आपने पढ़ा होगा 25 मिनट पढ़ना फिर 5 मिनट ब्रेक। तो पहले शुरुआत वहीं से कीजिए अगर आपका ज़्यादा सिटिंग का नहीं है तो 25-5, बाद में इसको 50-10 मिनट का या 50 घंटे, 1-1 घंटा का लंबी आप सिटिंग रख सकते हैं। 50 मिनट पढ़ के आप 10 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, और वो तो एक छोटा सा ब्रेक है। उसके अलावा जैसे आप लगभग 3-3 घंटे का आप स्लॉट बांटिए कि लगभग 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे इस तरह का स्लॉट बांटिए, वो लगातार आपको पढ़ना है। ठीक है, तो छोटे ब्रेक आपको लेना है बीच बीच में, वॉक करते रहो, मूवमेंट जरूरी है, और थोड़ा अभी जो खाना है वो भी थोड़ा आपको संतुलित डाइट ही लेनी, हल्का खाना ही रखना, गर्मी का टाइम भी है, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना। ये एक माइंड रूल जो मैंने अभी आपको बताया, हर सुबह अपने आपको ये बोलना आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, आई विल डू इट। ठीक है, याद रखना, लास्ट फाइनल लाइन आपको बोल के जा रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब इस बार करके ही जाना है। ये अंतिम समय जो चल रहा है हमारे पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है, ये दिमाग में सोचना, ये अंतिम समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट नहीं करना। बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, वॉरियर बनना है, और मैं जानता हूँ आप सभी जो तैयारी करें वो एक वॉरियर की तरह ही यहाँ पर काम करें, और इसी तरह से आपको करना है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये 30 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जरूर अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, और आप चाहे तो मुझे कुछ और वीडियो सजेस्ट करना चाहे तो जरूर सजेस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।